ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी बी में चैप्टर 25 स्टार्ट करेंगे, अनुच्छेद लेखन। आज हम देखेंगे कि अनुच्छेद लेखन को किस प्रकार से अनुच्छेदों को लिखा जाता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी प्राय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। जिस प्रकार से निबंध लिखे जाते हैं, निबंध 2 या 3 पैरों में लिखे जाते हैं, 3-4 पैरे निबंध लिखते हुए हम लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप है, यानी छोटा रूप है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन से? अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन किया जाता है। ठीक है, हम यदि कोई किसी विषय पर अनुच्छेद लिख रहे तो उसी विषय पर हमें एक पक्ष पर ही लिखना होता है। भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, लेकिन विषय से न हटे। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखना चाहिए, यानी शब्द सीमा कितनी है? 80 से 100 शब्द। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। विषय से यानी एक शब्द दूसरे से, एक वाक्य दूसरे से बंधा होना चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति तथा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी हम मुहावरे, लोकोक्तियां या फिर कविता की पंक्तियों का प्रयोग करके अपने अनुच्छेद को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आइए देखिए, हम कुछ अनुच्छेदों को पढ़ते हैं। देखिए, आलस बुरी भला है, तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले तो अनुच्छेद निबंध का छोटा सा रूप होता है, 80 से 100 शब्दों में लिखा जाता है और इसको एक ही पैरे में लिखा जाता है। ठीक है, इसके लिए हम 2 या 3 पैरे नहीं बनाते, एक ही पैरे में इसको लिखा जाता है। किसी ने सत्य कहा है, आलस्य मनुष्य का परम शत्रु है। आलस मनुष्य की क्रियाशीलता को बाधित कर देता है। ठीक है, यदि हम आलस करते हैं तो क्या होता है? आलस करने से मनुष्य की जो क्रियाशीलता है, उसकी जो एक्टिविटी है, उनको वो रोक देता है। आलसी व्यक्ति की पहचान है कि वह सदा दूसरों पर दोष ही लगाता रहता है, या अपने भाग्य को कोसता, अपनी नियति को कोसता, अपनी किस्मत को। वह अपनी अकर्मण्यता यानी अपने काम, वह खुद तो काम नहीं करता, यानी अपने काम न करने के ढंग को अपनी असफलता का कारण नहीं मानता। आलसी व्यक्ति का ज्ञान और आत्मविश्वास बहुत कमजोर होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। जितना भी वह अर्जित करता है यानी प्राप्त करता है, उसी में ही संतोष करने लग जाता है। वह अपनी क्षमताओं का विकास नहीं कर पाता। उसका शरीर और मस्तिष्क दोनों शिथिल हो जाते हैं, यानी शिथिल में कमजोर हो जाते हैं। वह कुछ भी नया करने से कतराता है, यानी डरता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म करे, भाग्य के भरोसे न बैठे, यानी नियति के भरोसे न बैठे। आलस्य रूपी शत्रु यानी दुश्मन को हरा अपनी प्रगति का यानी अपने आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। प्रशस्त का मतलब होता है अपना मार्ग खोजना चाहिए। ठीक है, तो आलस बुरी भला है, इस पर हम ऐसे अनुच्छेद लिखते हैं। इसको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। जितने हम अनुच्छेद करेंगे सभी को आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। तो हमने सीखा इस अनुच्छेद के माध्यम से कि आलस बहुत बड़ा शत्रु होता है हमारा। ठीक है, आलस करने से हमारा क्या क्या नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद। तो नेक्स्ट अनुच्छेद देखिए, मन की चंचलता। मन कभी स्थिर नहीं रहता, यानी एक जगह नहीं टिकता। वह सदा चलायमान रहता है, यानी हमारा मन गतिमान रहता है। मन की गति बड़ी ही विचित्र होती, बड़ी अनोखी होती है। वह कभी भी कहीं भी पहुंच जाता है। वह भूत में, वर्तमान में और भविष्य तीनों में एक साथ विचरण कर सकता है। यानी जो मन होता है वह कभी भूतकाल में चला जाता है, यानी एक साथ में हम भूत की बातें भी सोचते हैं, वर्तमान में भी होते हैं और भविष्य की बातें भी हम सोचते रहते हैं, और तीनों का एक साथ विचरण कर सकते हैं। वह सुख दुख, चिंता, भय, उत्साह आदि भावनाओं से भरा रहता है। यही मन मनुष्य को स्थिर होकर निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न कर देता है। सांसारिक आकर्षणों में खोकर यानी मोह माया में खोकर अच्छे बुरे में अंतर ही नहीं कर पाता। मन के भीतर चल रहे द्वंद्व में फंसकर, यानी हमारे मन के अंदर जो द्वंद्व चल रहे होते हैं, उनमें फंसकर मनुष्य कर्तव्य से विमुख हो जाता है। इसलिए मन को वश में रखना अति आवश्यक है। यदि मन बेकाबू हो जाए तो अनिष्टकारी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अनिष्टकारी होते हैं हानिकारक परिणाम। मनुष्य को अपने विवेक से काम लेना चाहिए और मन को शांत रखकर निर्णय लेने चाहिए। जो मनुष्य अपने मन को स्थिर और शांत करना सीख लेता है, उसकी निर्णय क्षमता बहुत प्रबल हो जाती है, यानी परिणाम करने की, यानी उसको निर्णय यानी उस पर सोच विचार करने की क्षमता ज्यादा तेज हो जाती, प्रबल हो जाती है। योग तथा ध्यान मन को एकाग्र करने में बहुत सहायक होते हैं। ठीक है, यानी मन को कैसे एकाग्र यानी शांत किया जा सकता है? योग करके और ध्यान लगाकर। तो इस अनुच्छेद से हमने सीखा
कि मन की चंचलता को कैसे काबू में किया जा सकता है। इसे भी अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अनुच्छेद देखिए, अपनी करनी पार उतरनी। ओके, स्वावलंबी व्यक्ति वह है जो परिश्रम करता है। स्वावलंबी होता है अपने पैरों पर खड़ा होने वाला व्यक्ति वही है जो परिश्रम करेगा तथा दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करके समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करते हैं। परिश्रमी सच्चे कर्मवीर होते हैं। उन्हीं के परिश्रम और साहसों से चहुमुखी उन्नति होती है। चहुमुखी का मतलब होता है चारों ओर से उन्नति ही मिलती है। आलसी और कायर तो केवल भाग्य के भरोसे ही रहते हैं। संसार के विकसित देशों के मूल में ऐसे ही स्वावलंबी व कर्मवीर मौजूद हैं। यानी इस संसार के जितने विकसित देश हैं वो इसलिए विकसित हैं क्योंकि वहां के जो मूल निवासी हैं स्वावलंबी हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना जानते हैं और कर्मवीर हैं, कर्म करते हैं। स्वावलंबी लोग बचपन से ही अपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा ग्रहण करते हैं। आलसी या तो पैतृक संपत्ति को बर्बाद करते, पैतृक संपत्ति होते हैं पिता की तरफ से मिली हुई धन दौलत, या तो उसको ही बर्बाद करने में लगे रहते हैं या फिर समाज में गलत कार्य करते हैं। इसके विपरीत स्वावलंबी व्यक्ति जो होता, जो अपने पैरों पर खड़ा होना जानता है, वह व्यक्ति निर्धन होकर भी पराश्रित नहीं होते। पराश्रित का मतलब होता है निर्धन होते हुए भी वे किसी दूसरे के भरोसे नहीं होते, आश्रित नहीं होते, यानी दूसरों पर आश्रित नहीं होना पराश्रित कहलाता है। वे सब कल्याण के साथ साथ समाज कल्याण का भी कार्य करते हैं। यानी अपना तो कल्याण करते ही हैं, साथ में समाज कल्याण यानी लोगों का कल्याण भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म करने में विश्वास रखते हैं। तो इस अनुच्छेद से हमें पता चला कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए क्योंकि हम अपना भाग्य खुद ही उदय कर सकते हैं। यदि हम आलसी रहेंगे तो हम अपना क्या, इस समाज का भी भला नहीं कर पाएंगे। तो यह था अपनी करनी पार उतरनी। जैसा करेंगे वैसा ही हमें प्राप्त होगा। तो आज हमने 3 अनुच्छेद के, इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में लिखें और याद करें। धन्यवाद।